अभी थोड़े लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन इसलिए है, जो जुलाई में आपका एफएमजी होने वाला है 6 जुलाई, तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, मैच नहीं देख रहा हूँ मैं। मैच आ रहा है क्या आज? हाँ नहीं, मैच के बारे में तो इतना आइडिया नहीं है मुझे। तो प्रॉपर वॉइस आ रही है? अगर आ रही हो तो थम्स अप कर दें एक बार। हाँ हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। हाँ, पीसीओएस में इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि जो आपकी ओवरी है ना, तो उसमें क्या होता है कि सिस्ट बन जाता है। और सिस्ट जब बन जाएगा तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। जो नॉर्मल फॉलिकल साइज होता है आपका 16 से 20 के आसपास, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो उसमें जो है ना, जो फॉलिकल का साइज है वो सिस्टिक फॉर्म में हो जाता है। इस वजह से जो आपकी जो नॉर्मल फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो एफएमजी है, तो इसमें जो आपके 19 सब्जेक्ट हैं, तो कैसे कैसे क्या वेटेज है, तो कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे नहीं फोकस करना चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो है आज मैं आपके सामने ऑनलाइन आया हूँ। जैसा आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम है वो आपका 6 जुलाई को होने वाला है। तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार कभी कभी लोग पूछते हैं कि इसमें ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे या फिर वन लाइनर आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग क्लिनिकल क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और वन लाइनर को थोड़ा अवॉइड करते हैं या फिर नेगलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। फिर पता चला कि वन लाइनर ज़्यादा आ गए और जो आपके क्लिनिकल क्वेश्चन है वो, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि एकदम प्रॉपर वेटेज बना के रखना होगा। नॉर्मली जो आपका क्या बोलते हैं कि क्लिनिकल क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है, और जो है आपका नॉर्मल जो आपके वन लाइनर है उस पर भी ध्यान देना है। वॉइस आपको आ रही हो तो एक बार थम्स अप कर दें। ब्रो, वो हो नहीं सकता। जो एक बार उसमें उसका जो मैकेनिज्म ये है ना कि जब आपका उस जेनाइटल एरिया में जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन जितना जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ऐसे कोई मेडिसिन नहीं आती कि इसको खा लो तो ऐसे ही उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए जो आपका ये सब जेनेटिक्स है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा या जितना ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसी हिसाब से उसकी लेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। थोड़ा नॉर्मल कमेंट आप लोग मैसेज करें उसमें। किसी का कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। चले फिर कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो आपका एफएमजी होने वाला है 6 जुलाई को, तो उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा एक फ्रेंड है, अभी अगर वो आ जाता है तो उसके साथ भी लाइव हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो आया नहीं तो फिर आई विल कंटिन्यू अलोन।
हाँ, दिसंबर में ही होगा। क्यों, ये पिछली बार की अगर बात किया जाए तो फिर कुछ नहीं नहीं, दिसंबर में मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि वो दिसंबर में ही होगा। तो आइए चलिए कुछ एफएमजी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है। तो सबसे पहले हम प्री क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तो उसके बारे में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें कि तो इसमें हम बात करें तो नियर अबाउट जो है 17 और 17 नियर अबाउट 17 मार्क्स के जो होते हैं। हाँ अच्छा, हेयर प्रॉब्लम के लिए, तो हेयर प्रॉब्लम के लिए देखिए सबसे पहले जो मेन कारण होता है ना वो आपका जेनेटिक्स होता है। अगर आपके फादर या फिर उनके उनके फादर अगर ये प्रॉब्लम जेनेटिक रही होगी तो फिर हेयर प्रॉब्लम आपको आएगी। तो उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मिनॉक्सिडिल करके एक आपका लोशन आता है ना, उसको आप अगर करेंगे तो फिर नियर अबाउट थोड़ा सा वो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हेयर मसाज। आप हेयर मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपके जो हेयर्स हैं वो नॉर्मल ग्रो करेंगे। जैसे क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं ना वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। अब डॉर्मेंट स्टेज में चले जाएंगे तो उनका जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। आजकल आपने देखा ही होगा कि हर चीज़ में मिलावट रहती है। तो जो प्रॉपर अमाउंट में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है हेयर के जो फॉलिकल्स हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे। प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है वो डेंड्रफ या फिर और जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं वो जनरेट हो जाती है। तो मिनॉक्सिडिल है, आप उसका करें और फिर हेयर मसाज करें। हेयर मसाज ये क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे करके ना ऐसे ऐसे हेयर मसाज और ये ऐसे। इससे क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसमें स्ट्रेच पैदा होगा। जब स्ट्रेच पैदा होगा तो फिर वो आगे प्रोसीड अच्छा करेंगे। तो हाँ, फिर मैं कहा था कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट जिसमें, हाँ हेलो, तो फिर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है जिस पे आपको फोकस करना। उसके बाद आपके जो पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पीसीएम हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पीसीएम का वेटेज होता है। ठीक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं, तो फिर इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जी अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हो? और उसके बाद हम बात करें कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है, देखिए क्लिनिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो बहुत ही बेस, इसका अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना तो फिर आप 175 के आसपास जो है स्कोर वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपका मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑप्स गायनी है, ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगा, और फिर आपका ईएनटी, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक है, ऑर्थोपेडिक्स है, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड देन आपका एनेस्थीसिया। इन सबको मिला के जो है आपका जो है क्या होता है कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज जो चैप्टर के सबसे ज़्यादा वेटेज है तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका पीसीएम आ जाएगा। अच्छा नीट के बारे में, तो नीट का एग्ज़ाम तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, कैसा रहा आपका? कुछ बताएं उसके बारे में आप। थैंक यू ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत से हैं? हाँ, तो मैं वेटेज बता रहा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनको आपको बहुत फोकस के साथ और बहुत अच्छे से जो है ना क्या करता है उस पर कमांड बना के चलना। तो सबसे पहले आपका पीसीएम हो जाएगा, सर्जरी, मेडिसिन और आपका जो है ऑप्स एंड गायनी। ये सब सब्जेक्ट जो है ना वो 30+ के आसपास जो है वो मार्क्स का कैरी कर सकते हैं। तो इस पे अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी ना तो फिर आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। लोग क्या करते हैं, इस बुक से भी पढ़ लें, इस किसी ने प्रिपलेटर ज्वाइन किया होगा, किसी ने मैरो ज्वाइन किया होगा, किसी ने सेरेबलम ज्वाइन किया होगा, कोई डॉक्टर नजीब से पढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तब उससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगी। अब कोई क्या करता है कि पहले यहाँ से पढ़ लिया, फिर एंड टाइम सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, रिवीजन करने में। आपने मान लीजिए आपने फार्माकोलॉजी कहीं से भी पढ़ी, कोई टीचर उसी को 150 पेज में पढ़ाता है, कोई टीचर 300 पेज में पढ़ाता है। आप सोचो कि ज़्यादा पढ़ लूँगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपके पास इतना वास्ट सब्जेक्ट होता है, उसको रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब रिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि पढ़ते सभी हैं, याद रहना ये मेन चीज़ होती है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते होंगे भूल जाते होंगे, आपको लगता होगा अरे यार पढ़ा हुआ है, अब उसको रिवाइज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है भूल जाओगे। अब भूल जाओगे तो फिर ऐसा लगेगा फिर बाद में पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है ना पढ़ाई करने का कि सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं तो उसको टाइमली रिवीजन करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
मेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूँ, इतना हलवा होता तो हर कोई कर लेता। तो इसमें जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना इफेक्टिव रहेगा। और आपको मेन फोकस जो करना है, जो आपका जुलाई में जो आपका एफएमजी होने वाला है, और नेक्स्ट एफएमजी में भी आपका दिसंबर में, पिछली बार जो हुआ था वो जनवरी में हुआ था, लेकिन इस बार जो मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपका दिसंबर में होगा। तो अभी दिसंबर का तो अभी मे भी बहुत टाइम है, लेकिन अभी हम बात करेंगे किसका, जो आपका अभी कुछ दिन बाद अगले महीने, अभी तो जून है, देन आफ्टर जुलाई उसके बाद होगा, तो फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, जिसको आपके वेटेज ज़्यादा हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है ना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो है आपका पीसीएम हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, ऑब्स गायनी हो जाएगी और सर्जरी हो जाएगी। ये आपके जो मेन इनका जो है आपको मेन फोकस करना पड़ेगा इन इन सब्जेक्टों पे। अगर आपका इस पे कमांड रहेगा तो फिर काम बन जाएगा। अब लोग पूछते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि उनको कैसे स्टडी करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम फॉरेन स्टूडेंट की बात करें, उनके यहाँ स्टडी कैसी होती है, तो हमारे यहाँ जो स्टडी होती है वो सिस्टम वाइज होती है। सबसे पहले मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले हम एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, देन बायोकेमिस्ट्री, देन उसकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं, देन आफ्टर सर्जरी एंड मेडिसिन आता है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया में जो है वो सब्जेक्ट वाइज चलता है, और हमारे यहाँ जो होता है वो आपका सिस्टम वाइज चलता है। तो इससे हम लोग का एक फ़ायदा ये होता है कि एक सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की पहले नॉर्मल इंसान अगर उसकी एनाटॉमी जानेगा, जब एनाटॉमी जान गया तब उसके सिस्टम अप्लाइड करेगा उसकी फिजियोलॉजी कि मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है, ये नाम है और इसका फंक्शन ये है। देन आफ्टर अगर वो फिजियोलॉजी करने के बाद उसकी हम पैथोलॉजी के, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप पैथोलॉजी पढ़ोगे और नॉर्मल फंक्शन आपको पता नहीं, तो फिर आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गन है, कोई भी चीज़ है, सबसे पहले उसकी आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। जो फिजियोलॉजी उसकी आपको पता होगी, देन आफ्टर आप उससे उसकी पैथोलॉजी समझ सकते हो, तब उसका आप डायग्नोसिस बना सकते हो। और डायग्नोसिस बनाने के बाद आपका उसका ट्रीटमेंट। हेलो ब्रदर, कैसे हो आप, हाउ आर यू। तो नॉर्मल सिनेरियो में यही सब होता है। आप अच्छे से करेंगे तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि लोग डर जाते हैं इतना वास्ट अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट देख के ना, कि 19 सब्जेक्ट है कैसे होगा। देखो करना आपको ही है, सबने किया है तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता कि अरे यार कैसे है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे तो फिर जाहिर सी बात है सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। वो कहते हैं ना कि ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंख हैं तो पंखों से उड़ान होती है। ठीक है, तो फिर कोशिश करेंगे आप तो फिर बहुत आगे जाएंगे, कोई भी हो। देखिए मेहनत, देखिए कभी भी क्या होता है कि एक शेर भी अगर मेहनत ना करे तो फिर उसको भी सिखाने। हाँ हेलो ब्रो। हाँ मैं फिर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप कहाँ से हो। हेलो ब्रदर। ठीक है, तो फिर देखो, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको काम करना पड़ेगा। अब ये सोचो कि खाना रखा हुआ है, आप उसको बनाओगे नहीं तो वो आपके मुंह में कैसे चला जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई भी चीज़ हो उसको करने से होता है। ठीक है, तो आप मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए एक हार्ड वर्क जो होता है, तो थैंक यू। एक इंसान जो होता है ना, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो फिर आप कंपटीशन करने के लिए जो है ना, जब तक इंसान फील्ड में उतरता नहीं ना, तब तक उसको कंपटीशन का अंदाज़ा होता नहीं। ओके ब्रो, आई विल कंटिन्यू, डोंट वरी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। देखिए अगर बात करें कि जो आपका ह्यूमन माइंड होता है ना, वो मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है, यहाँ पे 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। उसमें क्या होता है, इंसान टेंशन फ्री होता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि रात भर मोबाइल यूज़ करते हैं, ये किए वो किए, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अगर आपको सक्सेस लेनी है तो फिर थोड़ा सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना, ये आपका जो सोशल मीडिया होता है, ये आपका जो है टाइम किलिंग मशीन है। आप सोचोगे रील देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, रील स्क्रॉल करते करते 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जब आप स्टडी करते हो तो उसमें 25 तरीके के ख्याल आता है, अरे ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग। लेकिन जब आप रील देख रहे हो तो फिर उसमें इंटरेस्ट आता है। तो इसी तरीके से जब अपना इंटरेस्ट, सबसे पहले आप गोल डिसाइड करें। क्योंकि गोल डिसाइड नहीं करोगे तो इंसान आगे कुछ नहीं कर सकता। एक टारगेट होता है ना,
उसको अचीव करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो टारगेट पहले डिसाइड करो आप। लोग टारगेट डिसाइड नहीं करते, बस ऐसे ही काम करते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि सफलता नहीं मिलती। और देखें, एक रुके हुए इंसान से बेहतर है कि आप धीरे धीरे चलते रहें। क्योंकि आप, कभी कभी क्या होता है ना, मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की है तो फिर वो बोलते हैं यार एक दिन में पढ़ता हूँ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, उसके बाद अगले दिन से मन ही नहीं करता, तो फिर ऐसी कॉन्टिन्यूटी आपकी बेकार है। आप थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। जब ये कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी ना कि थोड़ा पढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है। और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ता हर कोई है लेकिन उसको ग्रैब कुछ लोग ही कर पाते हैं। कुछ लोग से मेरी बात हुई थी, तो डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन को ही रिमूव कर दें तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि लोग क्या देखें, आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। घर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, अगर और भी प्रेशर है वो बता नहीं सकता हूँ ठीक है, तो फिर इससे डिस्ट्रैक्शन से सबसे पहले जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करें। देखिए, लाइफ में कुछ करना है तो फिर कुछ चीज़ों को जो है आपको बाइक आउट करना पड़ेगा। सबसे जो मेन, जो आपका टाइम किलिंग मशीन है वो आपकी सोशल मीडिया। 25 तरीके के जो है उस पर आप पता नहीं क्या क्या लोग देखते रहते हैं, तो उसमें आपका टाइम बहुत जाता है। आप सोचो कि 10 मिनट देख लें उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लोग सोचते हैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँ, अगर 9 बज के 10 मिनट हो गया तो फिर करेंगे यार यार मन नहीं कर रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना, अपने माइंड को जो है एक जगह एकत्रित करना सीखें आप। क्योंकि ये जो ह्यूमन माइंड है ना, एक एक्सीलेंट टूल है अगर उसको हम राइट वाइब में दें। और ह्यूमन माइंड से जो है ना, इससे बड़ा डिस्ट्रक्टिव टूल कोई नहीं है अगर इसको एक पर्सन रॉन्ग वे में यूज़ कर रहा है। तो ह्यूमन माइंड को एज ए एक्सीलेंट टूल यूज करें तो बहुत इफेक्टिव काम होता है। देखिए, हमारे जो याद करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड होता है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लोग कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि यार एक बार पढ़ने पे याद हो जाता है। वही चीज़ कोई इंसान है वो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ता है फिर होता है। क्योंकि हर इंसान की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी मेमोरी आपकी, तो उसको भी आप जो है इन्हांस कर सकते हैं। कैसे? आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत से ऐसे एक्सरसाइज है जिससे क्या होता है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लोगों का कंसंट्रेशन आज के टाइम में बिल्कुल नहीं बन रहा है। वो कंसंट्रेशन नहीं बनता है, उसके बाद क्या करते हैं कि यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जब आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा तो पढ़ने में मन क्यों लगेगा? देखिए, एक बार आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया, देखो मैं भी हूँ तो मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसी कोई खास वो नहीं है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, हर किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है। लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जहाँ से, सबसे पहले उस सोर्स को अवॉइड करना है। जब वो सोर्स आपका अवॉइड होगा देन आफ्टर कुछ कर सकते हो आप लाइफ में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इस सब चीज़ों को अवॉइड करें। और पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइमिंग अगर मैं बात करूँ तो वो फॉर मॉर्निंग के टाइम जो होता है ना, 4 बजे से 8 बजे, क्योंकि उसके टाइम जो आपका माइंड होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, इस टाइम पढ़ें। और रात में कुछ लोग ये होते हैं ना, रात में हैवी डाइट रात में कभी ना लें। क्योंकि आप हैवी डाइट लेंगे ना तो फिर एक्सेस हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो आपको जो है जो स्लीपिंग हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। उससे क्या होता है, रात में नींद आने लगती है या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। और फिर आप अगर रात में लेट सोओगे, सुबह जल्द उठ नहीं पाओगे, तो फिर भी पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब होगी। तो इससे बेस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें और स्टडी पे फोकस करें। बाकी सब फिर चलता रहता है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर वो शेयर कर सकता है, या कोई बात हो। और आप लोग कहाँ से हैं? कितने लोग नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने लोग नीट के बाद पीजी हैं या फिर यूजी हैं, कुछ बताएं, शेयर करें आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लाइव आके मोटिवेट किया जाएगा सबको। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, किसी के करने से आप मोटिवेशन कुछ दिन तक रहता है। आप किसी को मोटिवेट करोगे ना तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मोटिवेट रहेगा। लेकिन जब तक आप खुद से डिसिप्लिन्ड नहीं होगे ना तब तक फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप इतने छोटे बच्चे नहीं कि आपको बार बार समझाया जाए। हाँ, किस चीज़ से रिलेटेड आपको गाइडलाइन चाहिए? हाँ, मेडिकोज वर्ल्ड।
हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, नीट। देखिए, नीट का एग्ज़ाम तो हो गया, कैसा रहा आपका नीट का एग्ज़ाम? कुछ आप बताएं, कुछ शेयर करें आप। कर दिए मैंने। हाँ सब बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं। हाँ, सेंड कर दिए मैंने उस पर। किसी का और कोई क्वेश्चन? लाइव सेशन